एवरीवन, हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, जो अपन गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो अपन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन आज इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अपन ने बात की कि अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि आपके जो अणुगति सिद्धांत है, ठीक है, ये क्या करता है कि आपका जो बोयल नियम है, चार्ल्स नियम है, आपका ग्राहम का मिश्र नियम है, इनके बारे में देखिए क्या बताया गया। सामान्यतः ये जो नियम है इनमें एक तो आपके एक्सपेरिमेंटल और आपके प्रयोगात्मक और आपके जो प्रेक्षण जो मान है उनके आधार पर क्या किया गया है, इन नियमों को स्थापित किया गया था। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इनमें आपके जो अपन बात करें थियोरेटिकल जो पोर्शन है प्लस थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, उसी के आधार पर इसको क्या किया गया था, आपके स्थापित किया। लेकिन क्या बताया गया कि इसका कोई सैद्धांतिक जो आधार है वो इन नियमों का नहीं था। तो जो अणुगति सिद्धांत है सामान्यतः वो क्या करता है कि ये जो नियम थे इनको क्या करता है कि आपके अणुगति सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक इनकी व्याख्या कर देता है और प्लस इनका जो सैद्धांतिक आधार है उसको भी स्पष्ट कर देता है। मतलब अणुगति सिद्धांत के आधार पर अपन बोयल नियम बता सकते हैं, चार्ल्स नियम बताते हैं, ग्राहम का मिश्र नियम बता सकते हैं, आपके अवोगाद्रो जो मोलों की संख्या है अपन उसको भी बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर अपन सभी के बारे में है एक्सप्लेनेशन आपके अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो अणुगतिक सिद्धांत है आपके वैज्ञानिक थे डी बर्नौली 1738। इन्होंने इस मतलब 1738 में जो अणुगति सिद्धांत है उसको प्रस्तावित किया या फिर कह दीजिए कि इसको समझाया। या इसकी जो व्याख्या है वो की। अणुगति सिद्धांत की जो व्याख्या करने का श्रेय है वो डी बर्नौली को दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि डी बर्नौली ने इसमें पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या है वो एकदम से नहीं की, हालांकि अणुगति सिद्धांत का श्रेय इसी को जाता है। यहाँ पर देखिए क्या देखिए, इसके अलावा और भी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको जो अणुगति सिद्धांत को है उसको आगे और ज्यादा विकसित किया, जिसमें अपन बात करें एक तो आपका जो वैज्ञानिक है क्लोसियस, दूसरा है वंडरवाल, तीसरा आपके जो मैक्सवेल है और चौथा है आपका बोल्ट्जमान। ये चार ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके जो अणुगति सिद्धांत है उसके द्वारा जो आपने गैसों के जितने भी नियम पढ़े हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया और एक्सप्लेनेशन करने में बहुत हद तक क्या है सफलता प्राप्त कर ली कि गैस में क्या क्या आपके इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो उसको आपके आराम से इसमें इन वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेनेशन किया। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अणुगति सिद्धांत है उसमें एक तो आपका डी बर्नौली, आपका बोल्ट्जमान, आपका मैक्सवेल, आपका इसमें वांडरवाल और आपका क्लोसियस। ये जो वैज्ञानिक हैं ये जो है अपने गैसों से रिलेटेड जो है आपको अलग अलग नियम है वो देंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसके आधार पर गैसों से रिलेटेड अपन सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो बात करेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि इन्होंने गैसों से रिलेटेड जो अपना एक्सप्लेनेशन था पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। तो इससे रिलेटेड क्या है, कुछ यहाँ पर इनके द्वारा अभिधारणाएं दी गई, पोस्टुलेट्स जो है दी गई। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर जो आपका पोस्टुलेट्स है यहाँ से कई बार है वो एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है। अब सुनना है इनके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स के बारे में क्या बताया गया कि गैसों के जो आपके छोटे छोटे है वो क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। जो गैस है
वो सूक्ष्म कणों के रूप में व्यवस्थित होगी, जिनको अणु के नाम से अपन जानते हैं। मतलब किस रूप में होंगे? अणु के रूप में। और एक अणु जो है सामान्यतः समान रूप से क्या होता है? गैसों में आपके व्यवस्थित होता है। और प्रत्येक गैस के लिए उसमें जो जुड़े हुए जो अणु के अंदर मॉलिक्यूल है वो भी क्या होंगे? सारे अलग अलग होंगे। जैसे अपने एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपने कि N2 ले लिया, O2 ले लिया, H2 ले लिया, ठीक है। मतलब ऐसी गैसें जिनका वायुमंडल में आधिक्य आपको थोड़ा ज्यादा देखने को। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल का आपको जो स्वरूप है, उसका जो आपके बाहरी टेक्सचर कह दे, वो कैसा होता है? आपका एक जैसा देखने को इसमें आपको मिलेगा। और अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपकी अवस्था है, तो ये सबके इसमें मिलेंगी आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर वो गैस फॉर्म में है तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है कि गैसों का जो वास्तविक आयतन होता है, वो गैसों के अणुओं के तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। मतलब गैसों का जो वास्तविक आयतन का मतलब है कि पूरे आपके वायुमंडल में है, तो उसकी तुलना में जो संपूर्ण आयतन है वो उसकी तुलना में क्या आपको देखने को मिलेगा? इसमें आपको नगण्य देखने को मिलेगा कि भाई ये क्या है? सामान्यतः कम मात्रा के अंदर ही होगा। यहाँ पर संपूर्ण आयतन का मतलब क्या है कि जिसमें गैस की अपन बात करें, जो स्वतंत्रतापूर्वक जो गति करने की जो क्षमता है उससे लिया गया है कि भी कोई गैस का संपूर्ण आयतन क्या होगा। तो गैस का जो संपूर्ण आयतन है सामान्यतः अणु की जो आपके स्वतंत्रतापूर्वक जो घूर्णन करने की या फिर घूमने की जो आपके या विचरण करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है। साथ में बात करें सामान्यतः आपके जो गैस के अणु हैं, वो इस आपके जो थर्ड पोस्टुलेट है उसमें ये कहा गया कि आपकी जो गैस के अणु है सामान्यतः ठोस, गोलाकार और आपके क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः वो कण रूप में जो है वो प्रत्यास्थ अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपके कोई आपका न तो कोई आकर्षण होता है और न ही उनके द्वारा किसी तरह का प्रतिकर्षण किया जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि अणुओं में एक तो उनमें गोलाकार अवस्था देखने को मिलती है जो गैस का होगा, प्लस इसमें जो प्रत्यास्थता है वो भी पाई जाती है। और साथ में क्या बताया गया कि इनमें जो आकर्षण और जो प्रतिकर्षण का गुण है वो इनमें आपस में नहीं देखने को मिलता, जिससे क्या होता है कि इनकी पारस्परिक जो टक्कर होगी उस टक्कर के फलस्वरूप जो गतिज ऊर्जा की क्षति है वो भी नहीं होती है कि भाई ये जो अणु है वो क्या होते हैं? सामान्यतः प्रत्यास्थ अवस्था में रहते हैं और प्लस ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनमें टक्कर के फलस्वरूप भी क्या है? गतिज ऊर्जा में आपकी जो किसी तरह की कमी है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अब अगली बात, अगला जो पोस्टुलेट उसमें क्या बताया कि गैस के अणु के निरंतर क्या होते हैं? आपकी बात करें सीधी रेखाओं में विचरण करते हैं। मतलब आपके जैसे मान लो गैस इधर से विस्तृत हो रही है तो गैस के अणु है वो एक सीधी दिशा में या समान दिशा में क्या होंगे? गति करेंगे गैस की। प्लस अगर उनमें क्या देखने को मिलेगा? अगर उनको किसी पात्र में किया गया तो वो क्या करेंगे? पात्र की दीवारों से टकराकर वापिस आपकी क्या है? आपके अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा कि इनका जो वेग है उस वेग में आपके कोई अंतर आपका यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब गैस की दिशा है वो आपके बदल सकती है लेकिन उसका वेग है वो यहाँ पर आपको निश्चित देखने को मिलेगा। इसके अलावा कि गैसों का जो दाब है वो सामान्यतः आपके अणुओं द्वारा पात्र पर आपके टक्कर के फलस्वरूप जो आपके प्रहार है उसका परिणाम होता है कि गैस का जो दाब बनाया जाता है, गैस के द्वारा जो दाब प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ये क्या होता है कि किसी मान लो पात्र में से अपन उसको गुजार रहे हैं या किसी पात्र में इकट्ठा कर रहे हैं तो पात्र में जो दीवारों पर जो टक्कर होती है या फिर जो दीवारों पर गैस के अणुओं के द्वारा जो मान लो प्रहार हो रहा है उसका परिणामी मान है वो क्या होता है? आपका गैस का दाब होता है। ये इसमें नेक्स्ट सुने। सामान्यतः अपन बात करें कि गैस के अणु हैं इन पर गुरुत्वाकर्षण है उसका प्रभाव आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, यानी गुरुत्वाकर्षण सामान्यतः शून्य होता है
और ये चीज़ अपन आपके देखते भी हैं कि जो गैसेज हैं सामान्यतः आपकी हल्की होती हैं और वायुमंडल में ऊपर की तरफ विस्तृत होती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है। तो इन पर किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है वो क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब इन पर गुरुत्वाकर्षण न के बराबर लगाया जाता है। फिर बात करें कि गैसों के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो गैस के परम ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। क्या होता है कि गैसों की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो किसकी होगी, परम ताप के उसके समानुपाती होगी, यानी ताप का इन पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर रहता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि औसत गतिज ऊर्जा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, कि भी आपकी गैस की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करती है कि आपके गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो किस प्रकार होगी। प्लस परम ताप पर भी निर्भर करती है कि भी ताप किस तरह से होगा, उसी तरह से गैस के द्वारा जो अपनी प्रकृति है वो भी प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स थे जो आपकी जो शुरुआती अपन ने वैज्ञानिक को नाम लिए, क्लॉसियस है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमान है, आपका वान डर वाल है, इन्होंने गैसों से रिलेटेड अपनी अपनी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया और एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपन कह सकते हैं इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उन पोस्टुलेट्स को जो है आपके मेन पॉइंट ऑफ काइनेटिक पोस्टुलेट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये कुछ अपने आपके जनरल इंट्रोडक्शन आपके जो काइनेटिक आपकी थ्योरी थी गैसों से रिलेटेड अपन ने उसके बारे में डिस्कस की। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपना वीडियो था, ठीक है, आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो ये भी इसी से रिलेटेड पोस्टुलेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।